आज मैं जिस पुस्तक की बात करने जा रही हूँ वो पुस्तक है काव्य संचयन निर्मला पुतुल। पुस्तक का संचयन किया डॉक्टर मुकेश कुमार ने। ये निर्मला पुतुल एक आदिवासी कवित्री हैं। झारखंड के दुमका जिले में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया है, साथ ही उन्होंने नर्सिंग का कोर्स भी किया है। और वर्तमान में निर्मला पुतुल जो है आदिवासी समाज के लिए संस्थागत रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के वो आदिवासी समाज के विकास के लिए काम कर रही हैं। यानी अपनी जड़ों में जन्म लेकर अपनी जड़ों में ही वो जुड़ी हैं और जड़ों के लिए ही वो काम कर रही हैं। ये कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको आदिवासी समाज के दर्द को समझने में आसानी होती है, महिला के दर्द को समझने में आसानी होती है। हम बहुत सारी फिल्मों में देखते थे कैसे तंत्र होता है, कैसे शोषण करता है जंगलों का, आदिवासियों का। पर ये उपन्यास की सिर्फ कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल ने सारी बातें कहती हैं कि किस तरह इस समाज का शोषण होता है, खासतौर पर यहाँ की महिलाओं का शोषण होता है। महिलाएं उनके लिए सिर्फ एक शरीर है जिसको बेचा जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है। और जंगल वास्तव में पुस्तक की कविता इसलिए भी पढ़नी है, महिला के लिए तो खैर बेहतर है ही, महिला के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर हमें जो है अपने जल जोरू और जंगल तीनों को बचाने की जरूरत है। कहते हैं ना जल जोरू जमीन की बात होती है, तो एक जंगल भी बचाने की जरूरत है। पर्यावरण प्रदूषण की बहुत बड़ी बातें होती है। पर्यावरण प्रदूषण बचेगा कैसे? जब हम अपने जंगल को बचाएंगे, जब हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे। पर हम इन दोनों चीज़ को ही छोड़ के भाग रहे हैं। हमने जंगल को काट रहे हैं, अपने संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। संस्कृति नाम में जो बची हुई संस्कृति है वो ये आदिवासी संस्कृति है, उसको भी हम किस तरह नष्ट कर रहे हैं वो अब इस पुस्तक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो कुछ विशेष कविताओं को पढ़ूंगी, आप देखिएगा वो कविताएं क्या महत्वपूर्ण हैं। उन कविताओं को सुन के ही आप समझ जाएंगे इस पुस्तक में किस तरह जो है निर्मला पुतुल जी ने जब जंगल के दर्द को या स्त्री के दर्द को यहाँ पे व्यक्त किया है और संस्कृति को कैसे हमें बचाना है। देखिए कविता उनकी है, जंगल, नदी, पहाड़ और गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी का दुख। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर हमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियां? इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? समझ रहे हैं ना कितने उसकी बात है। कब जहाँ गंदा कर रहे हैं पानी को, पर उसी पानी का उपाय कहीं कोई देवता को चढ़ाने के लिए हो रहा होगा। यानी उसको हमें कैसे गंदा नहीं करना है। कभी महसूस किया कि इस कदर दहलता है मौन समाध लिए बैठे पहाड़ का सीना? विस्फोट को सुनकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर सुनाई पड़ती है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की जोर से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पसंद है। तो कितनी प्यारी कविता, क्या सुंदर बिंबों में कवित्री ने जंगल के दर्द को, प्रकृति के दर्द को इसमें व्यक्त किया है। एक उनकी कविता है, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक स्त्री पुरुष के लिए क्या होती है, इस कविता में वो प्रश्न किया गया है। क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? एक तकिया कि कहीं से थका मांदा आया और सिर टिका दिया? कोई खूंटी कि उदासी थकान से भरी कमीज उतार कर टांग दी? या आंगन में तनी अर्गनी कि घर भर के कपड़े लाद दिए? कोई घर कि सुबह निकला शाम लौट आया? कोई डायरी
कि जब चाहा कुछ ना कुछ लिख दिया। खामोश खड़ी दीवार कि जब चाहा जहां चाहा कील ठोक दी। कोई गेंद कि जब जब तब जैसे चाहा उछाल दी। कोई चादर कि जब जहां जैसे तैसे ओढ़ बिछा ली। चुप क्यों हो, कहो ना क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। तो स्त्री के दर्द को कहती स्त्री का एक प्रश्न है कि क्या है वो पुरुष के लिए। एक चादर, एक गेंद, एक दीवार जिस पे कील ठोक दी, चादर जो बिछा ली, डायरी का पन्ना जब चाहा जो लिख दिया। यानी उसका कोई अस्तित्व, अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। बड़ा सुंदर सी कविता है। एक और बहुत सुंदर सी कविता है इनकी, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। बहुत सुंदर कविता, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ मत कराना मेरा लगन। कितनी पीड़ा है, कितनी अपनी ज़मीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने जंगल के लिए कितना प्यार है। वहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मन से भी ज़्यादा तेज दौड़ती हों मोटर गाड़ियाँ। ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन ना हो। मुर्गे के बाग पर जहाँ होती ना हो सुबह और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पुचाई और हड़िया में डूबा रहता हो अक्सर। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले में लड़कियां उड़ा ले जाने में। ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। लड़की की पीड़ा देखिएगा, जो काहिल निकम्मा और लड़कियां चढ़ाने में माहिर हो, उससे मत ब्याहना मुझे। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में चाहूँगी बदल लूँगी अच्छा खराब होने पर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी। जब चाहे चला जाए बंगाल असम या कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और उसके हाथ में तो मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ न लगाया हो। पर्यावरण को बचाने की पीड़ा, हरियाली के प्रति समर्पण, आप समझ सकते हैं इस कविता में। फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ। किसी का बोझ नहीं उठाया और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो हाथ से हाथ, उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ। ब्याहना तो वहाँ ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण बिलाप। महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर। उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोहड़ा खेकसा बरबट्टी, समय समय पर गोकू के लिए भी। मिला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल। चितगबरी गैया के बियाने की खबर दे सके कोई उधर से गुजरते। ऐसी जगह मुझे ब्याहना। आदिवासी समाज की जहाँ लड़कियों को बेच दिया जाता है, राजस्थान हरियाणा ना, जहाँ पे जाके गुम हो जाती हैं, दिल्ली जो नौकरी करने आती है जो वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, उसकी उस पीड़ा को यहाँ बताया गया है। उस देश में ब्याहना जहाँ ईश्वर कम आदमी ज़्यादा रहते हों। बकरी और शेर एक घाट पे पानी पीते हों जहाँ, वहीं ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुप पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मादर बजाने में हो पारंगत। वसंत के दिनों में ला सकी जो रोज मेरे जूड़े की खातिर पलाश के फूल, जिसे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। तो आप इस कविता की पीड़ा को समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज की स्त्रियों को पुरुष भी विवाह किया छोड़ देते। पुरुष जिस तरह स्त्रियों से विवाह करते हैं उनको छोड़ देते हैं 1 2 3। उस पर भी इसमें प्रश्न है कि जिसे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे।
तो ये कविता जो है इतनी दूर मत बयाना बाबा, ये कविता आर्य समाज की उस पीड़ा को व्यक्त कर रही है कि किस तरह जो व्यक्ति जो है आर्य समाज स्त्री की क्या दशा है। और एक कविता देखिए उसमें उनकी एक कविता है, एक कविता देखिए, उनकी कविताएं लंबी हैं थोड़ा, पर बहुत ही सुंदर ये कविताएं हैं। उस आदिवासी समाज को समझने के लिए भी बहुत सुंदर ये कविताएं हैं। ये कविता देखिए, लंबी कविता है। एक आदिवासी महिला की पीड़ा कि किस तरह आदिवासी महिला जो है वो किस तरह बर्दाश्त करती है पुरुष, किस तरह एक दुष्कर जीवन जीती है, उस पर एक कविता है। लंबी कविता है, प्लीज़ पर सुनिए कितनी अच्छी कविता है ये। कविता का शीर्षक है ढेपचा के बापू। पति है जो चूँकि गाँव में कुछ कमाई नहीं है तो कमाने के लिए बाहर गया है, वहाँ उस आदिवासी समाज उसकी स्त्री की क्या दशा है, उस पर एक कविता है। आदिवासी समाज की पीड़ा को समझने के लिए बेहद प्यारी कविता है। कविता का शीर्षक है ढेपचा के बापू। ढेपचा के बाबू, तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ चले गए कमाने कश्मीर, भाग गया ढेपचा भी अपने साथियों के साथ असम। सुगिया भी नहीं मानी, लाख समझाने बुझाने पर भी चली गई धन कटनी में बंगाल, मुंगली बुधनी बटोरना के साथ। गाड़ी में बैठकर आया था वही गाड़ी लेकर जो पिछले दफा ले गया था हम लोगों को मीठा मीठा बोलकर। वहाँ की लड़कियों को बाहर काम करने के बहाने लिया जाता है और फिर उनका यौन शोषण भी होता है और धन शोषण भी होता है। और वहाँ जाके कभी कभी तो लड़कियाँ लौट कर ही नहीं आती, उनका कहाँ गायब हो जाती किसी को नहीं पता। याद है कितना कष्ट हुआ था, और मजूरी भी ठीक ठीक नहीं दी जो कहकर लिवा ले गया था। और उस दिन कैसे तुम्हें बहला कर भेजा, पकड़ा धकड़ी कर रहा था मुझसे। भला ये मंगली सुंघिया क्या जाने कैसा कैसा होता है वहाँ। दुख होता है सबको जाते देख कर, खैर पता चल जाएगा। अब 3 बरस हो गए, अब छुटका भी 5 साल का हो गया। चितकबरी बछिया भी गाय बन गई, जंगल के कंद फल खत्म हो गए, महुआ का टपकना भी बंद हो गया, बंधना सोहराय भी गुजर गया, लेकिन तुम नहीं आए। सपनों में आने से क्या होता है, तन मन की प्यास थोड़ी ही मिटती है। गांव घर का हाल तो जानते ही हो, जिसका मर्द साथ नहीं होता उसे कैसे कैसे सताते हैं गोतिया भाई आस पड़ोस के लोग। एक बार तो पता नहीं कौन पिछवाड़े का कटहल तोड़ ले गया सब रातों रात, और बंधना में सुअर काट कर खा गए ऊपर पाड़ा के लोग। और एक दिन तो गजब ही हो गया, लखना के बेटे को सांप ने काटा तो सबके सब आधम के हम पर, कहने लगे डायन हैं हम, कुछ कर दिया है उसके बच्चे को। वह तो अच्छा हुआ सरबतिया ने सांप देख लिया, नहीं तो पकलू बुढ़िया की तरह मुझे भी घसीट कर ले जाते लोग कुल में, और भरी पंचायत में सर मुड़वा नचा देते नंगा, कर देते मुंह पर पेशाब, ठूंस देते मैला। हाट बाजार का हाल मत पूछो, अभी भी रास्ते में ही सिद्धू कान्हू चौक पर मार मुर्गियाँ छीन झपट लेते हैं बाजार के लोग। का आम की टोकरी द्वार पर रखवा लुका चिरा लेते हैं बातों में बहलाकर, लगाया कि चखने के नाम पर चट कर जाते हैं जामुन बेर खजूर कद्दू कोहड़ा झींगा खेकसा बरबट्टी, जैसे तैसे मोल भाव कर लेते हैं सस्ते में ही। कैसे बताएं अभी भी कितना दिक दिखाते हैं दिक्कु लोग। कहते हैं झारखंड अलग होने से क्या होगा, सुनतार को 70 बरस तक की बुद्धि नहीं होगा। वह जो तुम्हारे साथ आता जाता था ईंट भट्ठे वाला, अभी भी आ जाता है अनचाहे,
करता है तुम्हें लेकर भद्दे मजाक। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे, पर क्या करूं, तुम ही तो बताकर गए थे। अच्छा आदमी है, दोस्ती है उसके संग तुम्हारी, वक्त बेवक्त मदद कर देगा, पर नहीं लेनी मुझे उसकी मदद। तुम्हें क्या, मैं जानती हूँ कितनी महंगी पड़ेगी वह। वैसे भी आजकल धंसते आ रहे हैं वे लोग बस्ती की तरफ। सड़क किनारे वाली ज़मीन तो बिक ही गई धीरे धीरे कर सबकी। बड़ी मुश्किल से लाड़ कार्ड बनवाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं दिखता इसका। कभी कभार अगर कुछ आता भी है तो उधर प्रधान ही छाक लेता है ऊपर ऊपर। ये पीड़ा, प्रधान वाली पीड़ा तो मैदान की भी है, पहाड़ की भी है, और आदिवासी इलाकों की भी है। बरसात में घर चूता है, वही जो तुम छाकर गए थे। फिर कहाँ छोनी करा सकी हूँ, और खुद तो कर भी नहीं सकती ना। लगता है इस बार गिर जाएगा पानी में पूरा ही घर। इंदिरा आवास के लिए बहुत दौड़ भाग की, पंचायत सेवक को मुर्गा भी दिया, प्रधान को भी दिया 50 टका, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूरा 1.5 साल हो गया, और ब्लॉक के बड़े बाबू का क्या बताएं। ऐसी चीज़ मांगता है कि बताते भी शर्म आती है। गुस्सा करने लगोगे तुम, मारने पीटने गराने लगोगे हमको। छोड़ो, उन सब की आदत ही ऐसी है। खेती बाड़ी का हाल बड़ा बेहाल है। 2 साल से खेत परती है। ढेपचा था तो जहाँ तक हो सकता था करता था, अब तो वह भी नहीं है, और हम तो हल चला नहीं सकते ना। वही तो बड़ी मुश्किल से रोज़ नदी जाकर लाती हूँ पानी। जब से स्कूल वाला चापाकल ख़राब हो गया, प्रधान के कुआं पर जाने से खिच खिच करता है प्रधान। स्कूल मास्टर भी बदली करा कर चला गया, तब से बंद ही पड़ा है स्कूल। इधर कामकाज भी नहीं मिलता आजकल। जो मेहनत मजदूरी कर घर चलाऊं, दोना पत्तल भी नहीं बिकता, और ना ही लेता है कोई चरचटाई। झाड़ू पंखा दातुन का भी बाजार नहीं रहा अब। भूले भटके अगर कभी कोई पैकार आता भी है तो रुपये जोड़ा मांगता है पंखा, और 100 रुपये दर्जन चटाई। एक तो सब छोड़ छाड़ दिन भर लगे रहो, उस पर भी अगर 50-60 नहीं निकले तो उसे करने से क्या फ़ायदा। ईंट भट्टे का तो हाल तो जानते ही हो, कितना चालाक है भट्टे वाला। अभी भी एक दिन की मजूरी की जगह 5 टके सैकड़े में ही ढुलवाता है। फिर 600-700 से ज़्यादा तो ढो भी नहीं पाती हूँ दिन भर में। हंसी ठट्ठा बर्दाश्त करती हूँ, सो अलग। कितना सुनाऊँ तुम्हें, क्या क्या बताऊँ। तुम तो पल्ला छुड़ाकर भाग गए, सारा बोझ देकर मेरे माथे। मैं किस पर छोड़ जाऊँ सब कुछ, कहाँ भाग जाऊँ। इतनी दुख तकलीफ काटी, पर तुम्हारी तरह बेची नहीं दिल भर भी ज़मीन। समझिएगा आदिवासी का ये ज़मीन बेचने की पीड़ा। उनको इतना तरस किया जाए कि अपनी ज़मीन बेच दे, और उस पर बड़े बड़े व्यवसायी जाके बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खड़ी करें, और ये आदिवासी शहरों में जाके मजदूर बन जाए। इतनी दुख तकलीफ काटी, पर तुम्हारी तरह बेची नहीं दिल भर भी ज़मीन, तोड़ा भी नहीं तुम्हारा विश्वास। तुम्हारी याद में भूली नहीं हूँ खोसना रोज, खोपा में कपूर मूली के फूल। ती करता थी ढेपचा के बाबू, किसरी की पीड़ा के। ढेपचा के बापू तो शहर चले गए, पर ये जो स्त्री है जो उस दर्द को झेल रही है, उस दर्द को समझने के लिए शायद स्त्री ही होना होगा, तभी समझ सकेगा, या फिर जंगलवासी होना पड़ेगा। बहुत सारी जिसमें लगभग जो कविताएं सभी बहुत अच्छी हैं, और इनको पढ़ के मुझे लगता है कि एक उपन्यास जैसा पढ़ने का सुख मिलता है। ऐसा लग रहा है आप एक उपन्यास पढ़ रहे हो, कि आपको इतना उसमें मज़ा आता है। एक इसमें एक कविता है, कविता सही बहुत सुंदर है, बिंब बहुत सुंदर है। इसमें बिंब बिंब बहुत सुंदर लगे इसका इन कविताओं में, है ना, कि आप उनको बस आप डूब जाएंगे उनमें। ये जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, ये कविता आदिवासी की पीड़ा है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी आदिवासी
वो सब नष्ट हो रहा है। उसको बचाने के लिए कविता है, आओ मिलकर बचाएं। देखिए क्या क्या बचाने की प्रार्थना कर रही है कविता। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, शराब में डूबा हुआ आदिवासी समाज जिसके कारण वो और भी पतन की तरफ है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा का झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा। पर्यावरण को बचाने की जो पीड़ा है ना, वो आदिवासी समाज में ही बाकी रह गई। हम कुछ समाज के लोग सिर्फ बातें करते हैं, बचाओ बचाओ, बचाते कुछ नहीं, सिर्फ ये पौधा लगा के दिखाते हैं। नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन, फसलों की लहराहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। दिख रहे ना, इस समाज में, आज के समाज में विश्वास, उम्मीद भी समाप्त हो गई, तो उसको बचाने की प्रार्थना कर रही है। और ये विश्वास, उम्मीद, सरलता, ये भोलापन अब सिर्फ आदिवासी समाज में बचा है, और जिसको भी हम नष्ट कर रहे हैं। एक और कविता, बस आखिरी कविता मैं पढ़ूंगी। आप बहुत सुंदर कविता, मुझे बस सब मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, पर क्या कहते हैं, सब तो पढ़ भी नहीं सकती मैं इसमें, बस एक आखिरी कविता पढ़ रही हूँ। और एक घर के माध्यम से किस तरह कवित्री ने शहरी शोषण का वर्णन किया है, शहरियों के जो शोषण है आदिवासी समाज पे, उसका वर्णन किया है। बिंबो का बहुत सुंदर प्रयोग है इस कविता में। मेरे बिना मेरा घर शीर्षक है कविता का। हर बार की तरह इस सप्ताह भी लौटी हूँ घर, और घर लौटा है मुझ में सप्ताह भर बाद। ये जो घर है मेरा, मेरा नहीं है, यह अलग बात है। इसकी दीवारों पर अंकित अनगिनत किस्से मेरे बचपन के हैं। जब भी लौटती हूँ यहाँ और ताला खोलती हूँ किवाड़, घर दौड़ के लिपट जाता है मुझसे। बिंब देखिए कितना प्यारा है। घर दौड़ के लिपट जाता है मुझसे और सिसक सिसक कर रोते हुए बताता है किस तरह काटे हैं उसने दिन मेरी अनुपस्थिति में, मेरे बगैर। वह दिखलाता है अपना मुरझाया चेहरा और ढूंढता है मेरी आंखों में अपने लिए सहानुभूति का लहराता समुद्र। मेज और दीवारों पर टंगी तस्वीरों की जमी धूल दिखाता है वह। दिखलाता है बिस्तर पर रेखते तिलचट्टे और कोने में झूलती मकड़ी के जाले बताता है अपनी बदहाली। चीनी के डिब्बे से निकलती चींटियों की कतारों को बताता है कि किस तरह मेरे चले जाने पर, मेरी अनुपस्थिति में चुपके से कोई ले जाता है मेरी चीज़ें। हम आदिवासी समाज की जो वस्तुओं का हरण कर रहे हैं उसका वर्णन है। चूहों के बिलों की तरफ कि वो संकेत करता बताता है कि किस अंदर ही अंदर कुतर रहे हैं कुछ शहरी चूहे हमारे घरेलू रिश्तों की बुनियाद। वह बक्से के नीचे मरे पड़े चूहे दिखाता है और गहरे अफसोस के साथ बताता है कि किस तरह मर गया है आज इस घर का चरित्र। वह पढ़ाता है तन्हाइयों में दीवारों पर लिखे अपने विरह गीत और बातों ही बातों में बताता है कि कैसे कैसे उलझनों में उलझ गया है मेरे बगैर। सचमुच कितना बदहाल हो गया है मेरे बगैर घर। कहीं अरगनी पे टंगी कुतरी साड़ियाँ सुना रही हैं अपनी व्यथा, तो कहीं खामोश खड़ी दीवारों की झरझर काया कह रही है निःशब्द अपनी कथा। किताबें सुना रही हैं शब्दों में दीमक के घुसपैठ की खबरें, तो बीमार हवाएं आदमी के फूटते दुर्गंध का जिक्र करती सुना रही हैं उसकी बदचलने के किस्से। मैं यह सब सुनते सुनते लरसती झुक जाती हूँ मेज पर
जहाँ पास रखे जग के बचे खुचे पानी में टपकता है मेरे आँखों से पानी टप टप। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बंधाती हूँ ढाढ़स और खुद को संभालती उठा लेती हूँ कोने में पड़ा झाड़ू कमरे की उदासी बुहार में। मैं घर से लिपट कर देर रात गए बिस्तर पर पड़ी पड़ी लड़ती हूँ अपने आप से, घंटों करती खुद से बहस, सोचती हूँ कभी चली जाऊँ कहीं आऊँ नहीं लौट कर। तो कभी करती हूँ तय कि नहीं जाना छोड़कर अब इसे डटे रहकर मोर्चे पर यहीं लड़नी है अपने हिस्से की लड़ाई। तभी झिलुआ को कटोरा भर नमक की चाय बनाकर पीने वाली 40 वर्षीय वो सोना मुनि याद आती है जिसने आज तक रेलगाड़ी नहीं देखी। याद आती है सरकंडा की अपनी महिला सभा और उससे जुड़ी हुई दर्जनों स्त्रियां जिन्हें लेकर जाना है कल ब्लॉक जहाँ लगे नसबंदी कैंप में नसबंदी करवाने और साथ ही जमा कराने हैं जरमुंडी बैंक में अपने शराबी पतियों से छिपाकर गुल्लक में इकट्ठे किए उनके पैसे। रात ढलती है, एक बदल जाती है कैलेंडर की तारीख नए दिन की शुरुआत के साथ और राय किनारे वाली गाड़ी का हॉर्न सुन धुआं अटकाए चल देती हूँ दुल्हनी चौक हर बार की तरह घर में लटका कर ताला। कविताएं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सारी कविताएं जो पठनीय हैं पर सीमित समय है और अगर पसंद आता है तो आगे इस तरह की कविताओं के अलग वीडियो अलग से और बनाऊंगी मैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो ये पुस्तक का आप संचय निर्मला पुतुल का, उनकी जो पुस्तक थी नगाड़े की तरह बजते शब्द, उसमें वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो निर्मला पुतुल एक पठनीय कवित्री हैं और उनको पढ़ना ही चाहिए। निश्चित तौर से आप किताब को पढ़िए। धन्यवाद।